Hello students, in this video we'll discuss chapter number 10 Introduction of Modern Education। बेटा इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करके मॉडर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। बेटा अगर हम 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट की बात करें, मतलब शुरुआत की बात करें 1810 1820 की बात करें, देखो 19th सेंचुरी मतलब वो पीरियड जो 1801 से स्टार्ट होके 1900 पे ख़त्म होगा। अब यहाँ पर ये अर्ली पार्ट बोल रहे हैं, अर्ली पार्ट मतलब 1810 1820 की बात हम कर रहे हैं। उस टाइम तक इंडिया में जो एजुकेशन था वो प्रिविलेज था सिर्फ किसके लिए? रिच एंड अपर क्लास के लिए। लोअर क्लासेस, पुअर पीपल एजुकेशन लेते ही नहीं थे, ठीक है, इनका राइट ही नहीं था एजुकेशन के ऊपर। तो अर्ली 19th सेंचुरी तक एजुकेशन प्रिविलेज था किसका? रिच और अपर क्लासेस का। बहुत ही कम लोग थे जो वेस्टर्न एजुकेशन को ले रहे थे, है ना। वेरी फ्यू रिसीव वेस्टर्न एजुकेशन, बहुत कम लोग थे जो वेस्टर्न एजुकेशन को ले रहे थे या जिन्हें इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। इस टाइम तक इंडिया में बेटा जो एजुकेशन हुआ करती थी वो धार्मिक हुआ करती थी, रिलीजियस हुआ करती थी नेचर में, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल टॉट इन पाठशालाज, हिंदुओं की चलती थी पाठशाला और पाठशाला में पढ़ाया जाता था। एजुकेशन का नेचर रिलीजियस हुआ करता था, धर्म की पढ़ाई मतलब धर्म ज़्यादा पढ़ाया जाता था, है ना। और हिंदूज जो थे, मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल थे वो कहाँ जाते थे बेटा? पाठशाला में जाते थे। और जो मुस्लिम्स थे उनके लिए क्या थे? मदरसे। तो आप मदरसे की बात करो तो वो भी सीधे सीधे रिलीजियस एजुकेशन से जुड़ा हुआ होता था और पाठशाला भी सीधे सीधे धार्मिक रिलीजियस एजुकेशन से जुड़ी हुई होती थी। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता था वो रीजनल लैंग्वेज होता था। अगर पाठशाला बंगाल में है तो बंगाली भाषा में पढ़ाई जा रही होगी, अगर पाठशाला गुजरात में है तो गुजराती भाषा में पढ़ाई हो रही होगी, ठीक है। गुजरात जैसी तो कोई चीज़ पहले हुआ नहीं करती थी। गुजरात तो भाई एक बाद में बना स्टेट था, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था गुजरात। गुजराती लैंग्वेज स्पीकर्स के लिए बना गुजरात। तो मतलब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हुआ करता था वो रीजनल लैंग्वेजेस हुआ करती थी। जिस रीजन की जो भाषा होगी उस पर्टिकुलर भाषा में ही पढ़ाई करवा दी जाती थी और कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता था, कोई भी फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता था। जैसी नीड होगी उस हिसाब से पढ़ाई करा दी जाएगी। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में एजुकेशन प्रिविलेज क्लास को ही मिलती थी। बहुत कम होते थे जो इंग्लिश एजुकेशन या जिन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा था। जो एजुकेशन थी वो रिलीजियस थी नेचर में। पाठशाला हुआ करती थी, मदरसे हुआ करते थे। पाठशाला में हिंदू जाया करते थे, मदरसे में मुस्लिम जाया करते थे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रीजनल लैंग्वेजेस हुआ करती थी और कोई फिक्स करिकुलम नहीं हुआ करता था। अर्ली ईयर्स में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इनडिफरेंट थी। उसे इस बात की ज़रूरत ही नहीं लगी कि यार भारत में कभी हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। मतलब क्या ज़रूरत है, हम तो यहाँ पे ट्रेड करने आए, ट्रेड करेंगे और चले जाएंगे, है ना। ये रूल भी करेंगे तो जिस तरीके से ये लोग रह रहे हैं उसी तरीके से हम रूल करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब उनका फोकस शुरुआती दौर में एजुकेशन पे नहीं था। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइमरली इंटरेस्टेड थी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में और प्रॉफिट अर्न करने में। व्यापार करो, ट्रेडिंग करो, बाइंग सेलिंग करो और प्रॉफिट अर्न करो, दैट्स इट। क्या जरूरत है इन लोगों को पढ़ाने की? क्यों हम पढ़ाएं इन्हें? पर फॉर मोर देन अ सेंचुरी, एक सेंचुरी निकलने के बाद कंपनी को लगने लगा कि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तो चेंज करना पड़ेगा, इसमें तो चेंज की ज़रूरत है। तो उन्होंने अब एफर्ट्स लगाना चालू किया किसको? इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए। जो इनिशिएटिव था, जो शुरुआती दौर था कि भाई यार क्या क्या कर सकते हैं चेंज में, मतलब किस तरीके से चेंज करें, किसको पढ़ाएं किसको ना पढ़ाएं, मतलब क्या करें अब हम। तो इसमें कुछ थोड़े से जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, इन्होंने सोचना, इनिशिएटिव लेना चालू किया, ठीक है। क्योंकि देखो इतने बड़े कंट्री में एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम लेके आना और एक ऐसा सिस्टम जिसको लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे इसका कुछ पता नहीं था। तो अभी थोड़े से ब्रिटिश ऑफिसर्स, थोड़े से क्रिश्चियन मिशनरी इस बात में सोच रही हैं। फिर जैसे इंट्रोडक्शन होता है प्रिंटिंग प्रेस का तो वेस्टर्न एजुकेशन के स्प्रेड में और ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। बेटा जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो प्राइमरली इंटरेस्टेड थी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में। अब क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए उन्हें सबसे अच्छा मीडियम लगा एजुकेशन, कि बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे
तो पढ़ाते पढ़ाते क्रिश्चियनिटी की अच्छाइयाँ पढ़ाते जाएंगे, लोगों को कन्वर्ट करते जाएंगे। मिशनरीज किस एम से इंडिया आई थी? फॉर कन्वर्टिंग हिंदूज इनटू क्रिश्चियनिटी। ये पायोनियर थी बच्चा विद द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अगर वेस्टर्न एजुकेशन को शुरुआती दौर में किसी ने स्प्रेड किया तो वो क्रिश्चियन मिशनरीज ही थी। भले एम कोई भी हो, पर एजुकेशन तो ये इंडिया में लेके आए, इंग्लिश एजुकेशन। कुछ जो अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशन थे हायर एजुकेशन के, वो एस्टेब्लिश्ड हुए प्रेसिडेंसीज में। जो प्रेसिडेंसीज थी वहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज ने हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना चालू किया। कहाँ कहाँ पर बच्चा? मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे में। कब से कब तक? 1781 से 1817। देखो इसको उल्टा कर दो, 1781 1817 में इन लोगों ने चालू किए हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस। कहाँ कहाँ पर? मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में। कब से कब तक? 1781 टू 1817। अब आएगा बेटा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जो पहला स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया एजुकेशन को स्प्रेड करने में, वो था कि चार्टर एक्ट लेके आना। कब लेके आई है चार्टर एक्ट? 1813 में। इस एक्ट में ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बस एक बात बहुत ज़्यादा जोर देके की गई कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट 1 लाख रुपए खर्च करेगी भारत में एजुकेशन को फैलाने के लिए, एजुकेशन के स्प्रेड के लिए। इंडिया में लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा, और उसके लिए हम 1 लाख रुपए देने को तैयार हैं। ये किस में कहा गया? चार्टर एक्ट 1813 में कहा गया। ठीक है, ये जो ग्रांट थी ये सैंक्शन भी हो गई, पर इस बात पे कंसेंसस नहीं बना कि ये लोगों मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कैसे पहुंचेगा, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इसका पार्ट होंगे, बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने में इस 1 लाख रुपए का खर्चा होगा कि ट्रेडिशनल लर्निंग को आगे बढ़ाने में इस 1 लाख रुपए का खर्चा होगा। मतलब 1 लाख रुपए का अमाउंट सैंक्शन हो गया, पर कोई कंसेंसस नहीं बना कि किन स्कूल में ये पैसा लगेगा। ये 1 लाख रुपए की जो ग्रांट है ये ट्रेडिशनल लर्निंग के ऊपर लगानी है, मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर लगानी है। अगर जिस स्कूल में हम लोग साइंस और लिटरेचर को पढ़ाने भी जा रहे हैं तो वहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी रखेंगे कि इंग्लिश रखेंगे, इस बात का कोई फैसला नहीं हुआ। इसीलिए ये जो ग्रांट थी, ये जो 1 लाख रुपए था, ये 2 डिकेड्स तक मतलब 20 सालों तक अनटच्ड रहा। किसी ने इस 20 लाख रुपए को टच भी नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीजें जो थी वो क्लियर नहीं थी। ओपिनियंस अलग अलग थे इस सब्जेक्ट को लेके। 2 डिस्टिंक्ट वॉइसेस थी, एक थे ओरिएंटलिस्ट और दूसरे थे एंग्लिस्ट। ठीक है, अब बेटा जो ओरिएंटलिस्ट थे उनका मानना ये था कि ओरिएंटल लिटरेचर ही इंडियंस को पढ़ाना चाहिए, मतलब इनका खुद का लिटरेचर इनको पढ़ाओ, इनकी अपनी लैंग्वेज में मतलब क्लासिकल लैंग्वेजेस में ही पढ़ाओ, उर्दू, उड़िया, बंगाली, गुजराती, मराठी इन्हीं भाषाओं में पढ़ाओ और इनका खुद का लिटरेचर ही पढ़ाओ। इससे हमारी जो जुडिशियल नीड्स हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है वो ज़्यादा अच्छे से सर्व हो पाएगा। ये किसका कहना था? ओरिएंटलिस्ट का। इनको इनकी अपनी भाषा में पढ़ाओ, क्योंकि जब हम इनको अपनी इनकी भाषा में इनका खुद का लिटरेचर पढ़ाएंगे तो इनकी समझ ज़्यादा अच्छी विकसित होगी। ठीक है, एक एलियन भाषा को सिखाना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा, फिर उस एलियन भाषा में लिटरेचर को पढ़ना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो ओरिएंटलिस्ट का व्यू था कि इन्हें हम इनकी भाषा में इनका ही लिटरेचर पढ़ाएंगे। ठीक है, एक और दूसरा ग्रुप था जिसे लीड कर रहे थे लॉर्ड मकाले, जो कि गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर थे। इन्होंने एडवोकेट किया कि नहीं भैया, हम तो मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात ज़्यादा सही मानते हैं और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इनकी खुद की क्लासिकल लैंग्वेजेस नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। तो पहला ग्रुप जिसे हमने ओरिएंटलिस्ट का ग्रुप कहा, उस ग्रुप ने कहा कि इनका खुद का लिटरेचर, इनकी खुद की भाषा ज़्यादा बेटर है पढ़ाना, इससे भारतीय हमारे ज़्यादा काम के बन पाएंगे। ठीक है, पर बाकी मकाले का ये कहना था नहीं नहीं नहीं, इन्हें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना है, मॉडर्न एजुकेशन देनी है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रखना है। इन्हें कहा गया एंग्लिस्ट। क्या कहा गया? एंग्लिस्ट। अब ये तो एक डिफरेंट व्यूज हो गए, एक है ओरिएंटलिस्ट और दूसरे हैं एंग्लिस्टिक। तो एंग्लिस्टिक का कहना ये है अंग्रेजी में पढ़ाओ, ओरिएंटलिस्ट बोल रहे हैं इनकी अपनी भाषा में पढ़ाओ। बहुत सारे इंडियंस जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ये अर्डेंटली एडवोकेट करते थे कि भैया जो मॉडर्न लर्निंग है या अगर हम इंग्लिश का यूज़ सीखते हैं तो ये हमारे लिए ही अच्छा है,
वो इसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। राजा राम मोहन राय कह रहे थे कि मॉडर्न लर्निंग में कोई बुराई नहीं है, यूज़ ऑफ इंग्लिश में कोई बुराई नहीं है। कुछ और भी एनलाइटेड बंगालीज जो थे, उन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज खोले 1817 में इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए। तो राजा राम मोहन रॉय मॉडर्न लर्निंग को प्रमोट करने की बात करते थे, वो इसके सपोर्ट में खड़े हुए थे। इन्हें इंग्लिश के यूज़ से भी कोई परहेज नहीं था। इसके अलावा भी बहुत सारे बंगालीज थे जो एनलाइटेंड थे, जिन्हें इंग्लिश एजुकेशन का वैल्यू समझ में आ गया था कि भाई अंग्रेज़ों से लड़ना है तो अंग्रेज़ों की शिक्षा को सीखना पड़ेगा। इसी वजह से क्या खुला कलकत्ता हिंदू कॉलेज कब 1817 में। फैक्ट कॉर्नर पढ़ेंगे। जो एजुकेशन सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स के पहले एग्जिस्ट करता था, वो ज़्यादा स्ट्रेस देता था लैंग्वेज एक्विजिशन पे रादर देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। जो हमारा इंडियन एजुकेशन था वो भाषा के सीखने पे ज़्यादा ध्यान दिया करता था, विज्ञान तकनीकी पे ज़्यादा उसका फोकस नहीं था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज, पर्शियन कोर्ट की लैंग्वेज हुआ करती थी। इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस फेथ, आपका धार्मिक फेथ कोई भी हो, पर कोर्ट की लैंग्वेज क्या आई थी? पर्शियन। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही पर्शियन सीखी जॉब्स को ऑब्टेन करने के लिए अंडर द रूलर। कोर्ट लैंग्वेज अगर पर्शियन है तो हिंदू मुस्लिम जिसको भी एक्सक्यूज मी जॉब चाहिए उसे पर्शियन सीखनी पड़ती थी, और लोगों ने पर्शियन सीखी। अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जो कंपनी थी उसने नया चार्टर इशू किया, और हर 20 ईयर में ये नया चार्टर इशू करते ही थे। ठीक है, अब जो नया चार्टर आया वो कब आया? 1833 में। कंपनी इशू करती थी न्यू चार्टर को हर 20 साल में। जो चार्टर एक्ट है 1833 में, उसमें जो अमाउंट एलोकेट किया गया है एजुकेशन के लिए, उसे 10 लाख रुपये तक कर दिया गया। पहले जहाँ 1 लाख रुपये आ रहा था, अब 10 लाख रुपये आएगा। तो ब्रिटिशर्स ने इस बात को रियलाइज कर लिया था कि हमें एक सिस्टमैटिक करिकुलम की ज़रूरत है इंडिया में, बट दे वर अनडिसाइडेड ऑन वेदर टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन और टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन। देखो, अब 1 लाख से रुपये बढ़ के 10 लाख पहुंच गए थे, पर अभी तक ब्रिटिशर्स इस डिलेमा में थे कि भैया यार एग्जिस्टिंग सिस्टम को कंटिन्यू करते रहे कि पूरी तरह मॉडर्न एजुकेशन ले आए। पर उन्हें एक बात तो ये समझ में आ गई थी कि भाई एक सिस्टमैटिक करिकुलम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रखें, हिंदी रखें, इनकी अपनी दूसरी भाषाएं रखें, ये बात अभी भी सोचने वाली थी। बेटा अब हम पढ़ेंगे मकाले के मिनट को। ठीक है, तो ये जो डिबेट था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो चल रहा था ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट के बीच में, इसको सेटल किया मकाले के मिनट ने। मकाले का एक प्रॉपर रिटर्न मिनट आया जिसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा हो उसके रिगार्ड्स में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। ये कब आया? 1835 में। तो जो डिबेट था ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश के बीच में, ये ख़त्म किया मकाले मिनट ने, जो था इंडियन एजुकेशन के ऊपर। कब आया? 1835 में। उस टाइम में गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ठीक है बात। मकाले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन आया 1835 में, और गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम में? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने भी मकाले के जो व्यूज़ थे उन्हें सपोर्ट किया। ये थे मकाले। तो विलियम बेंटिक इस बात से खुश थे कि भाई मकाले का जो मिनट है वो मॉडर्न लर्निंग की बात करता है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहता है ये इंग्लिश लैंग्वेज को कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाओ और मॉडर्न लर्निंग पढ़ाओ। 1844 में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी इंडिया की। 1844 में इंग्लिश क्या बन गई थी? ऑफिशियल लैंग्वेज। बेटा इसके पहले कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन हुआ करती थी। तो अंग्रेजों ने ये बात ध्यान से सोची कि जब भारतीय इंडियन पर्शियन लैंग्वेज सीख सकते हैं तो इंग्लिश सीखने में क्या प्रॉब्लम है इनको, अब इनको इंग्लिश सिखाएंगे। अब तो उन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ये भी अनाउंस कर दिया कि वो इंडियंस जो वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे इंग्लिश मीडियम से, उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएगी। देखा कितना ल्यूक्रेटिव ऑप्शन दिया उन्होंने कि भाई तुम अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे, वेस्टर्न एजुकेशन लोगे, तो सरकारी नौकरी तुम्हें यूं मिल जाएगी। लोग बड़े खुश। पढ़ना तो है ही, हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश पढ़ के जॉब मिलेगी तो बेटर है इंग्लिश में पढ़ें। ये है बेटा राजा राम मोहन रॉय। ये है राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद आया वुड्स डिस्पैच। मकाले मिनट पे बेस्ड एक कमेटी सेट की गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसने पूरा की पूरा पॉलिसी बनाई कि किस तरीके से इंडिया में एजुकेशन दी जाएगी।
जो प्रेसिडेंट थे कंपनी बोर्ड के वो थे चार्ल्स वुड। इन्होंने एक डिस्पैच तैयार किया जिसे इशू वहाँ से किया 19 जुलाई 1854 को। कहाँ आना था इसको? इंडिया आना था। जो पॉलिसी थी इसे वुड्स डिस्पैच कहा गया। क्यों? क्योंकि इसको प्रिपेयर करने वाले थे सर चार्ल्स वुड। अच्छा, सर चार्ल्स वुड ने जो डिस्पैच भेजा वो मकाले की बात से कुछ हद तक सहमति था या उसकी बातों को ही दोहरा रहा था। इन्होंने कहा कि ठीक है, नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लिटरेचर को तो हम इम्पोर्टेंस दे भी दें, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंडियंस को वेस्टर्न साइंस दें, नॉलेज दें, वेस्टर्न साइंस और नॉलेज को कंपलसरी बना दें। इंग्लिश वॉज एस्टेब्लिश्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल, और हर लेवल पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो क्या हो? इंग्लिश हो। बेटा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसलिए ये इमेजेस भी ध्यान रखना। ये हैं हमारे चार्ल्स वुड। रैशनल बिहाइंड मॉडर्न एजुकेशन। अब क्यों ये लोग मॉडर्न एजुकेशन इंडियंस को देना चाहते थे? जो मेजर पर्पस था एजुकेशन पॉलिसी का वो ये था कि एक ऐसी क्लास तैयार की जाए इंडियंस की जो लो सैलरीज पे सिविल सर्विसेज में काम करे, जिससे जो हैवी एक्सपेंडिचर होता था कि ब्रिटेन से किसी को लेके आओ और फिर उसको इंडिया में रखो और फिर उसको हायर सैलरीज दो, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक तो ब्रिटेन से आने को कोई इजीली रेडी नहीं होता था, और अगर आता था तो वो हाई सैलरी डिमांड करता था। तो इसलिए चाहते थे कि हम इन लोगों को बहुत कम सैलरी में रख सकते हैं, तो बेटर है इनको इंग्लिश इंग्लिश सिखाओ, थोड़ा बहुत साइंस टेक्नोलॉजी सिखाओ और इनको काम पे रख लो। तो बेसिक मोटो था लोग नौकरी के लिए तैयार करना, नौकर तैयार करना। अंग्रेजी साम्राज्य के लिए, ब्रिटिश एम्पायर के लिए नौकर तैयार करना इनका बेसिक एम था एजुकेशन के लिए। ये आशा की जाती थी कि इंडियंस जो होंगे मॉडर्न एजुकेशन लेने के बाद अपने अंदर एक ब्रिटिश सेंस को डेवलप करेंगे, ब्रिटिश टेस्ट को डेवलप कर लेंगे। मतलब रहेंगे भारतीय पर उनका जो टेस्ट होगा वो अंग्रेजी हो जाएगा, सूट बूट पहनने लगेंगे, ब्रेड बटर खाने लग जाएंगे। ठीक है, जिससे जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर हैं उनका फ़ायदा और बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया में भी ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? ये आशा की थी इंडियन से कि अगर हम इन्हें मॉडर्न एजुकेशन देंगे तो इनका जो टेस्ट है वो ब्रिटिश गुड्स की ब्रिटिश हो जाएगा, ब्रिटिश गुड्स की इंडिया में डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ब्रिटिश एजुकेशन देने के साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ये भी आशा करने लगे थे कि भाई जब ये लोग मॉडर्न एजुकेशन लेंगे तो ये ब्रिटिश रूल को एडमायर करने लगेंगे, ये बोलेंगे वाह हमारे यहाँ तो ऐसी कोई साइंस कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये ब्रिटिशर्स देखो कितने महान है, इनके पास तो साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इनका लिटरेचर कितना अच्छा है। तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि हम ब्रिटिश एजुकेशन लेने के बाद ब्रिटिश रूल को एडमायर करेंगे और जन्मों जन्मों तक ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते रहेंगे। जैसे ये ब्रिटिश रूल को एडमायर करना चालू कर देंगे, इवेंचुअली बेनिफिट किसको मिलेगा? ब्रिटिश कॉलोनियल एंटरप्राइजेस को। जो ब्रिटिश थे वो ये भी चाहते थे कि इंडियंस के इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएं, ये रैशनल और लॉजिकल मैनर में सोचना चालू कर दें। और ये इस बात पे हम इंडियंस बड़े ही खरे उतरे। हमने लॉजिकली भी रैशनली भी, क्या हम पहले भी लॉजिकली रैशनली सोचते थे, बहुत कुछ हमारे पास पहले था जिसको ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। ठीक है, पर ठीक है छोड़ो, हमने इस बात पे बिल्कुल खरे उतरे। हमारे गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, ये सब इंग्लिश एजुकेशन लिए थे और बाद में इन्होंने अंग्रेजों को बता दिया कि देखो हम तो रैशनली डेवलप हो गए हैं, लॉजिकली डेवलप हो गए हैं, अब तुम संभलो। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी पे क्या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुए, अब हम वो पढ़ेंगे बच्चा। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लिटरेसी को प्रमोट करने में बहुत एक्टिवली काम कर रही थी। वो चाह रही थी कि लिटरेसी बढ़ जाए इंडिया में। स्कूल और कॉलेजेस मेन सिटीज़ में तो खुले बेटा, पर जो लार्ज परसेंटेज थी इंडियन कम्युनिटी वो इलिटरेट ही रही, क्योंकि इन लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत कम ध्यान दिया। इवन जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड थे, जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम से एजुकेशन लिया था, वो सच में ब्रिटिश रूल को एडमायर करने लगे थे। अब यहाँ पर एक क्लास तैयार हुई मॉडर्नाइज्ड इंडियंस की, जिन्होंने अपने ही कल्चरल रूट्स को रिजेक्ट करना चालू कर दिया और जो भी कुछ अच्छा बुरा ब्रिटिश दे रहे थे उस सबको पैट्रोनाइज करना चालू कर दिया। पहला, हमारे बहुत सारे लोग इलिटरेट रह गए क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन पे इनका फोकस नहीं था और मेन सिटीज़ में स्कूल वगैरह खुल पाए। दूसरा कि जो एजुकेट हुए
इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उन लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर को एडमायर करना चालू कर दिया, और यहाँ पे मॉडर्नाइज्ड इंडियन की एक नई क्लास चालू हुई जिसने अपनी कल्चरल रूट्स को रिजेक्ट करना चालू कर दिया। तो क्या ये बात समझ में आ गई? कलर से, रंग रूप से इंडियन, और वैसे मॉडर्नाइज्ड इंडियन जो अपनी कल्चरल रूट्स को क्या कहते हैं। यार ये तो सही नहीं है, जो कुछ है वो सब कुछ ब्रिटिश एजुकेशन में ही है, ब्रिटिश कल्चर में ही है। मॉडर्न एजुकेटेड जो इंडियंस थे वो माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए प्रिपेयर किए जा रहे थे, उन्हें क्लर्क रखा जाता था सिविल सर्विसेज में। जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे उन्हें ट्रेड किया गया माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए, उन्हें एम्प्लॉयड किया गया एज अ क्लर्क्स इन द सिविल सर्विसेज। इनकी सैलरी भी बहुत कम होती थी। अगर वहीं पर ब्रिटिश काउंटर पार्ट ब्रिटिश एम्प्लॉय की सैलरी देखें तो बहुत ज़्यादा हाई, इंडियंस की बहुत कम। पर ये ब्रिटिश मास्टर्स को उनके एम्पायर को रन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। अब हम बढ़ेंगे बेटा लेट्स डिस्कस को। तो लेट्स डिस्कस में वो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि महात्मा गांधी मॉडर्न एजुकेशन को अपोज करते थे। महात्मा गांधी ने बिल्कुल कहा था कि ये हमारे माइंड्स में एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी क्रिएट कर देगा। तो वो चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो इंडियंस को रिकवर करने में हेल्प करे, सेंस ऑफ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या महात्मा गांधी सही थे? क्या वो सही कर रहे थे मॉडर्न एजुकेशन को अपोज करके? हाँ, क्यों या क्यों नहीं? तो बेटा महात्मा गांधी बिल्कुल सही थे, वो सच कह रहे थे कि हमें ब्रिटिश एजुकेशन को अपोज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी क्लास बन गई थी जो हमारे खुद के कल्चर को डीमीन करने में लगी हुई थी, हमारी अपनी इंडियन लैंग्वेजेस को डीमीन करने में लगी हुई थी। हम ब्रिटिश कल्चर को ब्लाइंडली एडमायर कर रहे थे, वहाँ पर जो भी कुछ था उसको हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, भले ही वो लिकर हो, भले ही वो सूट पैंट पहनना हो, है ना। तो ये सब जो हमने चालू किया वो हमारे कल्चर के हिसाब से हमें सूट नहीं करता था, हमारी ज्योग्राफी के हिसाब से हमें सूट नहीं करता था, पर हमने वो सब करना स्टार्ट किया और अपनी ही कल्चरल रूट्स को भूलते गए। हमारा क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह रियून कर गई, हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर पाई, हम रॉ मटेरियल के सिर्फ सप्लायर बन के रह गए। तो अगर हमें हमारे कल्चर को उस टाइम में सेव करके रखना था, अपनी वैल्यूज़ को सेव करके रखना था, तो मॉडर्न एजुकेशन से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी था। गांधी जी का कहना बिल्कुल सही था कि अपने आप को मॉडर्न एजुकेशन से दूर रखो। पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बेटा ऐसा नहीं था कि सब कुछ नेगेटिव ही हुआ। मॉडर्न एजुकेशन के आने के बाद हमें कुछ पॉजिटिव्स भी मिले इस मॉडर्न एजुकेशन के। पहला था कि जब हमने ब्रिटिश एजुकेशन को एम्ब्रेस किया तो हम क्लोज कांटेक्ट में आए कि भाई पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं विथ रिगार्ड्स टू रैशनल साइंटिफिक आइडियाज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तकनीक में दुनिया कितनी आगे जा रही है, विज्ञान में कितनी आगे जा रही है, किस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये सब हमने सीखा। फिर जब एजुकेशन सिस्टम सबके लिए ओपन हो गया, कभी एजुकेशन ने कास्ट, सेक्ट और क्रीड को नहीं देखा, तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एक सेंस ऑफ यूनिटी भी इंडिया में लेकर आया। हेंस मेनी इंडियंस ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। बहुत सारे इंडियंस ने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को ऑप्ट किया क्योंकि पहले हम लोग लोअर कास्ट को पढ़ने नहीं देते थे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए बहुत सारे स्कूल्स नहीं होते थे। पर जब कॉमन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आया तो ये सारी क्लासेस एजुकेशन के साथ जुड़ गई, इससे ग्रोथ हुई नॉलेज की। और जो आइडियाज थे डेमोक्रेसी के, नेशनलिज्म के, सोशलिज्म के, ये इंडियंस के बीच में आए। हम डेमोक्रेसी के रिगार्ड्स में सोचने लगे, राष्ट्रवाद क्या है, समाजवाद क्या है, हम ये सारी चीज़ें सोचने लग गए थे। जो एडुकेटेड ट्रिप था वो इंस्पायर्ड हुआ मॉडर्न आइडियाज ऑफ लिबर्टी। फ्रेंच रेवोल्यूशन को जब हमने पढ़ा तो भाई वहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी की बात हो रही थी। तो जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा तब हमें भी समझ में आया भाई कि इक्वालिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, लिबर्टी क्या है। और फिर हमारे सोशल रिफॉर्म्स इन्हीं आइडियाज़ के ऊपर चलने लग गए। दे बिकम द पायोनियर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स और नेशनलिज्म इन इंडिया। जब फ्रेंच में मॉनर्की खत्म हो सकती है तो इंडिया में ब्रिटिश रूल क्यों नहीं। और बेटा थोड़ा सा डिफरेंस हम जरूर मान सकते हैं कि भाई कुछ लोग वेस्टर्न सिस्टम से एजुकेटेड हुए, कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम से हुए, पर बेटा जिस तरीके से इस मॉडर्न एजुकेशन ने हमें यूनाइट किया है ना, ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं था।
इंग्लिश बिकेम द lingua franca एंड ब्रोक डाउन रीजनल बैरियर्स। पहले एक हिंदी भाषी तमिल में बात करके तमिल लोगों के साथ अपनी व्यूज़ को शेयर नहीं कर सकता था, ना ही तो उसे कन्नड़ आती थी, ना ही तो उसे मलयाली आती थी, ना ही तो उसे गुजराती आती थी, ना ही तो मराठी आती थी। एक मराठी और एक गुजराती मिल जाए तो एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता था। ठीक है, पंजाबी प्रॉपर बात नहीं कर पाता किसी तमिल स्पीकर से, तो ये सारे बैरियर्स तोड़ने में हमारी हेल्प की हमारी अंग्रेजी भाषा ने, और अंग्रेजी भाषा बन गई लिंगुआ फ्रैंका। पूरे रीजनल बैरियर्स को तोड़ते हुए पूरे इंडिया को यूनाइटेड किया किसने? अंग्रेजी ने। फैक्ट कॉर्नर महात्मा गांधी एडवोकेट करते थे न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, जिसे नई तालीम कहा गया। इस सिस्टम को विजुलाइज किया इस फॉर्म में कि जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है उसके अगेंस्ट में हम जाएंगे, जो कंपार्टमेंटलाइज करती है फॉर्मल एजुकेशन को और रियल लाइफ को। जो नई तालीम थी उसका एम था कि उस गैप को हम कम कर दें, कि भाई रिसीविंग एन एजुकेशन दैट सॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड इन रियल लाइफ, मतलब एक ऐसी शिक्षा दी जाए बच्चों को जिससे उनकी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाए। यही नई तालीम का मुख्य उद्देश्य था। देखो, पढ़ना लिखना एक तरफ और दुनिया की प्रॉब्लम्स के सामने आते ही डिप्रेशन में आ जाना, सुसाइड कर लेना, वो एक तरफ। तो महात्मा गांधी एक ऐसे शिक्षा ऐसे एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना चाहते थे जो आपको आपको स्कूल्स में ही सिखा दे, यूनिवर्सिटी में ही सिखा दे कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है। ठीक है बात। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.